नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज़ में। आज एक ऐसे न्यूज़ के साथ मैं आया हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली कुछ ऐसी डील साइन की है WTO के साथ जो हमारी फिशरीज सेक्टर के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। ठीक है, तो इस इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है WTO का एग्रीमेंट जिसका नाम है फिशरीज सब्सिडीज़। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ये बेसिकली वो एग्रीमेंट है जो प्रोहिबिट करती है इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को सब्सिडीज प्रोवाइड करना उन लोगों को जो किसी भी तरह की इलीगल फिशरीज में शामिल है। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया की इकॉनमी है, ब्लू इकॉनमी है, जो वो लार्जली डिपेंडेंट है इंडिया के फिशरीज सेक्टर में, और इंडिया के फिशरीज सेक्टर में होने की वजह से काफ़ी सारे लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज है, जिसमें गवर्नमेंट की काफ़ी नुकसान होती है, हमारी इकॉनमी की काफ़ी सारी नुकसान होती है, और हमारी देश की जो ब्लू रीजन्स है, मतलब जो भी ओशंस है, वहाँ की फिशरीज है, फिशेज़ है, उनको बहुत भारी नुकसान चुकानी पड़ती है, जिसके वजह से काफ़ी सारे स्पेसीज़, काफ़ी सारे फिश के स्पेसीज़ एक्सटिंक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा इस न्यूज़ को आपके सामने डिस्कस करने का। तो इंडिया ज्वाइंट द WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज बाय डिपॉजिटिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिकमिंग 123rd WTO मेंबर टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। बेसिकली इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया और वो बन गया है 123rd WTO मेंबर टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट है क्या? व्हाट इज दिस WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज? ये जो है ये 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो जेनेवा में हुआ था 2022 में, उसमें अडॉप्ट की गई थी, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेवा पैकेज ऑफ WTO रिफॉर्म्स। WTO रिफॉर्म्स लानी चाहती है इंटरनेशनल लेवल्स पे, तो वो इसका एक पार्ट है। इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 15 सितंबर 2025, रेटिफिकेशन ऑफ 2/3 ऑफ WTO मेंबर, मतलब 2/3 लोगों जो WTO मेंबर्स है, कंट्रीज है, उन्होंने रेटिफाई किया था, तब जाके 2025 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी। इट इज़ द फर्स्ट WTO फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादातर इंडल्ज होती है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ में। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज़ के बिटवीन ट्रेड्स होती है तो WTO इज़ द रेगुलेटर, आप इस तरह समझ सकते। तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ WTO के द्वारा पहली बार दिखाई गई, इसलिए भी ये इतनी ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो इट सपोर्ट्स द टारगेट ऑफ 14.6। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस की गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो 14.6 को ये एग्रीमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो इस पूरे एग्रीमेंट का सारांश क्या है, इस पूरे एग्रीमेंट की प्रोविजंस क्या है, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो जो भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है इंडिया में फिशरमैन्स को, क्योंकि फिशरी सेक्टर को प्रमोट की जाए और उन फिशरमैन की इनकम जो है वो बढ़े। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट पे एक इकोनॉमिकली प्रेशर भी क्रिएट हो रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन साथ में ये भी हो रहा है कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़, जो इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, पहुंच रहा है। तो आज के बाद उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुंचा जाएगा। जो भी फिशरमैन इस चीज़ में इंडल्ज पाए जाएंगे, ओवर फिशिंग या इलीगल फिशिंग में इंडल्ज पाए जाएंगे, उनकी नाम होगी, उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, इलीगल, अनरेपुटेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, इलीगल फिशिंग क्या है? बेसिकली क्या होता है कि सपोज एक रीजन है जहाँ पे टोटल 100 फिशेज़ है, ऐसे तो कितने सारे फिशेज़ होते, कितनी टन्स ऑफ फिशेज़ होती, लेकिन समझिए वहाँ पे 100 फिशेज़ हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक रूल सेट की हुई है कि वहाँ पे जो है एक साल में 20 से ज़्यादा फिश नहीं मारी जाएगी, और उन्हें एक साल का समय दिया जाएगा ताकि वो 80 से वापस रिप्रोडक्शन करके वापस से 100 तक पहुंच सके, और ये पूरे सिस्टम को हम सस्टेनेबल मानते हैं। अब इलीगल और अनरिपोर्टेड मतलब क्या होता है कि जो रिपोर्ट नहीं की जाती गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑब्वियसली दे विल बी इलीगल। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि समझिए यहाँ पे जो 80 फिशेज़ मौजूद थी, वहाँ से 40 से 50 फिशेज़ को मार लिया जा रहा। अब समझिए आपकी 30 मछलियाँ उस रीजन में अराउंड 30% या 30 मछलियाँ बच गई।
ठीक है। तो अब वो वापस से उसे रिप्रोड्यूस होने में एक तो 1 साल का समय मिला नहीं, दूसरा चीज़ ये कि वो मात्रा में इतनी कम है कि 30 से 100 होने में शायद काफ़ी समय उसे लग जाए या कभी ना हो पाए, क्योंकि बीच में शायद फिर ओवर फिशिंग की वजह से उस एरिया से 30 मछलियाँ भी गायब कर दी जाए। अब इससे होगा क्या कि उस एरिया में जो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मछली और पर्टिकुलर स्पेसीज टाइप ऑफ मछली जो पाई जाती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मछली जो पाई जाती है वो एक्सटिंक्ट के कगार पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ओवर फिशिंग से जो है इकॉनमी को भी तकलीफ पहुंचेगा, जो हमारे इंडिया की इकॉनमी है वो भी सफ़र करेगी। तो ये सारी सिस्टम को बंद करने के लिए ये एग्रीमेंट लाई गई है और ये बहुत ही अच्छी स्टेप और सराहनीय स्टेप है बाय द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिशिंग ऑफ ओवरफिश, फिश स्टॉक एंड फिशिंग एक्टिविटीज़ ऑन अनरेगुलेटेड हाई सीज। हाई सीज बेसिकली ऐसे एरियाज होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे फिशिंग करना बहुत ही आसान होता है और ओवर फिशिंग का खतरा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उन रीजन्स पे जो भी लोग फिशिंग्स करेंगे, फिशिंग में पाए जाएंगे, इलीगल फिशिंग में पाए जाएंगे, उन लोगों को अब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करने वाली। दैट इज़ द होल पॉइंट। ठीक है, कवरेज कौन कौन कवर है? मैरीन वाइल्ड कैप्चर फिशेज, फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्टेड एज सी, मतलब सी लेवल, ओशन लेवल पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये इस एग्रीमेंट में शामिल है। और कौन कौन इसमें एक्सक्लूडेड है, मतलब नहीं है? तो एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग, जैसे टैंक फिश फार्मिंग का जो कल्चर है, ठीक है, जो भी स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स जो इंडिया में मौजूद है, जो छोटे या बड़े पैमाने पे इंडिया में फिशिंग करते हैं आइदर थ्रू एक्वाकल्चर, ठीक है, एक्वाकल्चर मतलब पॉन्ड फिशिंग या फिर केज फिशिंग या फिर छोटे पैमाने जो भी फिशिंग की जाती है तो वो एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अभी भी सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज बोलते हैं जो रिवर्स, पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर में फिशिंग की जाती है, तो इन फिशिंग टाइप्स को हम लोग बोलते हैं इनलैंड फिशिंग। ठीक है, तो इनलैंड फिशिंग भी इसमें एक्सक्लूडेड, मतलब उन्हें भी स्टिल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब जो भी इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स है जो ज़्यादातर इनलैंड फिशिंग और एक्वाकल्चर फिशिंग में इंडल्ज है, तो वो इस एग्रीमेंट से एक्सक्लूडेड है, बाहर है। ठीक है, क्लियर। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोटेक्शन ऑफ फार्म स्मॉल फिशरीज, जो भी स्मॉल फिशरीज है, फिशरमैन्स है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सपोर्ट सस्टेनेबल फिशरीज, ये सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ब्लू इकॉनमी को सपोर्ट करती है, इसलिए भी ये ज़रूरी है। स्ट्रेंथन ब्लू इकॉनमी गोल, ब्लू इकॉनमी बोलते हैं बेसिकली जितने भी पानी, मतलब ब्लू किसे बोलेंगे? पानी को बोलेंगे, पानी, समुद्र के पानी, मतलब ब्लू ज़्यादातर फिशिंग के वजह से ब्लू इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होती है। तो ब्लू इकॉनमी मतलब फिशिंग के वजह से या फिर समुद्र से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचता तो दैट इकॉनमी विल बी कंसिडर्ड एज ब्लू इकॉनमी। मतलब फिशरीज के माध्यम से जितने भी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होती है दैट इज ब्लू इकॉनमीज कंट्रीब्यूशन इन आवर इंडियन इकॉनमी। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो ब्लू इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उसे सस्टेनेबल रखा जाए। ठीक है, ओवर फिशिंग ना की जाए। ओवर फिशिंग का जो मामला है वो बहुत गंभीर है हमारे देश में या काफ़ी सारे देश में, क्योंकि ओवर फिशिंग के वजह से वहाँ की एरिया एक्सटिंक्ट हो जाती है, वहाँ की एरिया की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, वहाँ की जो इकोसिस्टम है उसे हार्म पहुँचता है। देखिए, इकोसिस्टम बेसिकली सब नेचर ने बनाया रखा है। ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ छेड़छाड़ आप उससे कर सकते हैं, मगर अगर बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ होगी तो पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर मछलियाँ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक पर्टिकुलर साइकिल बनी हुई है, फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल। ठीक है, तो इस तरह से हर लेवल की साइकिल्स बनी हुई है। तो अब इस साइकिल को अगर आप तोड़ेंगे, अगर बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड फिशिंग्स होंगी, ठीक है, अनसस्टेनेबल तरीके अपनाए जाएंगे, तो इससे जो है वहाँ की पूरी इकोसिस्टम बर्बाद हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी और ये बहुत ही सराहनीय कदम है WTO के द्वारा। बट इंडिया में भी अभी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे रेगुलेशंस लाए गए हैं और काफ़ी सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो इंडिया को सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, उसमें से एक काफ़ी अच्छी स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो लॉन्च की गई थी 2020 में।
और इसकी ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फिशरीज डेवलपमेंट, इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, इम्प्रूव फिशरमैन की इनकम को बढ़ाया जाए, मॉडर्नाइज फिशरीज की इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी की जाए। WTO क्या है ये समझ लेते हैं। WTO बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश की गई थी 1995 में, रिप्लेसिंग GATT। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। रेगुलेटेड ट्रेड रूल, जितने भी ट्रेड रूल्स है वो इसे रेगुलेट करती है। जो भी ट्रेड होती है बिटवीन द कंट्रीज वो इन्हें रेगुलेट करती है, ओवरसाइट करती है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। नाउ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है? ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO है। ये हर 2 साल में एक बार मिलती ही है। MCW जो हुई थी वो जेनेवा में 2022 में हुई थी। MC13 जो हुई थी अबू धाबी में 2024। तो MC12 जेनेवा में ही इसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज, जो भी ओशन के रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करके इकोनॉमी में लाना और ये सस्टेनेबली करना ताकि उससे जॉब क्रिएट्स हो सके, उससे पैसे बन सके। तो इस पूरे चीज़ सिस्टम को ब्लू इकोनॉमी का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया सारा चीज़ आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दी जाए ताकि आपको हर एक चीज़ इस न्यूज़ की, हर एक तथ्य इस न्यूज़ के क्लियर हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर हमें बताएं। अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर हमें दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।